क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूकस इफेक्ट ऑन म्यूकोसिलरी क्लियरेंस, मतलब स्टीम इन्हेलेशन का म्यूकोसिलरी क्लियरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मेनली स्टीम इन्हेलेशन बताए थे, इसका एक फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से म्यूकस और जो ट्रैप्ड पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और रिमूव किसके थ्रू होगा? म्यूकोसिलरी क्लियरेंस के थ्रू, क्योंकि जो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस होता है एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में वर्क करता है। ठीक है, अब म्यूकोसिलरी क्लियरेंस होता क्या है? तो मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो लाइनिंग होती है उनमें सीलिया लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल रहते हैं सीलिया, जिनको हम सीलिया कहते हैं। ये क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये कोऑर्डिनेटेड ढंग से क्या करेंगे? कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और इनका मेनली फंक्शन क्या रहता है? तो ये मेनली क्या करते हैं, जो म्यूकस होता है, म्यूकस को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पैसेज से फायरिंग्स और थ्रोट्स की ओर क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सीलिया, क्योंकि सीलिया कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं, जिससे जो म्यूकस का मूवमेंट होता है म्यूकस मूव करता है कहाँ से? फायरिंग से होते हुए और कहाँ जाता है? थ्रोट की तरफ। ठीक है, तो और जो इसके बाद जो कफिंग रिफ्लेक्स होता है उसके थ्रू वो रिमूव होता है। तो एक नेचुरल क्लीनिंग मैकेनिज्म होती है जिसको हम क्या कहते हैं? म्यूकोसिलरी क्लियरेंस कहते हैं। म्यूकोसिलरी क्लियरेंस यही होगा जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, वहाँ पे सीलिया प्रेजेंट रहती है, वो क्या करते हैं? कंटिन्यूसली म्यूकस को एक्सपेल आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब म्यूकस का रोल क्या होता है? तो मेनली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस होता है ये केवल सिक्रीट ही नहीं होता, ये क्या करता है? जो एयरवे होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, कह सकते हैं एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह बिहेव करता है। ये क्या करता है? कोई भी इनहेल्ड, जैसे हम एयर लेते, जब हम इनहेल करते हैं एयर को, तो उसके साथ में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर जो फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अदर जो इन्वायरमेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो इनहेल कर लेते हैं, लेकिन वो जाके कहाँ पे हो जाते हैं? इसी म्यूकस में वहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। तो उनको ट्रैप करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए जो म्यूकस को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो इसीलिए कहते क्या है, जो म्यूकस होता है म्यूकस को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फर्स्ट लाइन मैकेनिकल डिफेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, जो म्यूकस होता है बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। अब कारण क्या होता है? क्योंकि एयरवे में मॉइस्चर वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण जो म्यूकस होगा उसमें वाटर का कंटेंट कम हो जाएगा और वहाँ पे वो ड्राई हो जाएगा। ठीक है, अब जब ड्राई हो जाएगा तो उसकी वजह से थिक हो जाएगा म्यूकस और वहाँ पे स्टिकी सिक्रीशन होगा। तो जो ये थिक म्यूकस होगा ये तो जो थिक हो जाएगा तो इसके कारण जो सीलिया होती हैं वो क्या करती हैं? प्रॉपर मूवमेंट उनका नहीं हो पाता है। ठीक है, कह सकते हैं डिफ़िकल्ट हो जाता है मूवमेंट। अब जब डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो म्यूकस को भी प्रॉपर वहाँ पे जो हाइड्रेट प्रॉपर वहाँ पे कह सकते हैं क्लियरेंस करने के लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे जो सिक्रीशन होगा वो अकोमुलेट होने लगेगा और वहाँ पे कंजेशन या डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो मेनली कारण क्या है? जब म्यूकस थिक हो जाएगा, सीलिया जो रहती हैं प्रॉपर उनका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, वो लेस इफेक्टिव हो जाएंगी और वहाँ पे जो सिक्रीशन का ट्रांसपोर्ट होगा, एक्सपेल आउट होगा, वो नहीं हो पाएगा। अब जब म्यूकस का मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? म्यूकस क्लियर नहीं हो पाएगा और सारा सिक्रीशन वहाँ पे अकोमुलेट होता रहेगा। अब जब अकोमुलेट होता रहेगा तो इसी के कारण वहाँ पे कंजेशन हो जाता है। तो जो म्यूकस आप वहाँ पे जब अकोमुलेट होने लगेगा तो कंजेशन होगा, तो डिस्कम्फर्ट कह सकते हैं फील होगी। तो इसीलिए जो म्यूकस है, म्यूकस की वहाँ पे प्रॉपर हाइड्रेशन म्यूकोसिलरी क्लियरेंस के लिए इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो मेनली क्या होगा वही है, ये क्या करेंगे वहाँ पे, अगर वहाँ पे अब इसमें ह्यूमिडिफिकेशन का रोल क्या होता है? क्योंकि देखो मैंने बताया जो थिक म्यूकस होगा इम्पेयर्ड सिलेरी मूवमेंट प्रॉपर होगा नहीं, पुअर सिक्रीशन क्लियरेंस, और वहाँ पे जो सिक्रीशन होगा वो उसको एक्सपेल आउट करने के लिए वहाँ पे कह सकते हैं
बहुत ज़्यादा हो नहीं पाएगा, एक्सपेल आउट हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो सीलिया का मूवमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन हेल्प रिस्टोर ए मूव सुटेबल मॉइस्चर इन्वायरमेंट, एडिक्यूट मॉइस्चर, सॉफ्ट म्यूकस, बेटर म्यूकस मूवमेंट, ईजियर क्लियरेंस। तो मेनली होता क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन का रोल यही है। ये क्या करता है, जो स्टीम इनहेलेशन, अब ह्यूमिडिफिकेशन कैसे होगा, जब हम स्टीम इनहेलेशन लेंगे, स्टीम इनहेलेशन करेंगे तो वार्म जो मॉइस्ट वेपर्स रहती हैं ये क्या करती हैं, रेस्पिरेटरी से जो सरफेस रहेगा उस पर मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देती हैं। अब जो मॉइस्चर वहाँ पे हो जाएगा तो जो थिक म्यूकस था वो धीरे धीरे डायलेट हो जाएगा, हाइड्रेट हो जाएगा, जिससे वो सॉफ्ट हो जाएगा और वहाँ पे उसकी विस्कोसिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, लेस विस्कस हो जाएगा। तो मेनली ह्यूमिडिफिकेशन का या फिर कह सकते हैं स्टीम इनहेलेशन का यही एक पर्पज़ रहता है कि जो मॉइस्ट वहाँ पे थिक म्यूकस है उसको क्या करना, हाइड्रेट करना, जिससे कि म्यूकस क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और वहाँ पे उसको एक्सपेल आउट में करने में आसानी हो। अब जब वो म्यूकस सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो सीलिया होंगी वो ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे, वहाँ पे जो म्यूकस होगा उसको मूव कर पाएंगी। तो वहाँ पे जो सीलिया होगा उनको कह सकते हैं उनका मूवमेंट जब आसान हो जाएगा तो म्यूकस को वहाँ पे एक्सपेल आउट करना आसान रहेगा। तो उसको जो म्यूकस होगा उसको थ्रोट की ओर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस रहता है, जिससे क्या होगा, आप जब उसको मूवमेंट प्रॉपर होने लगेगा उसको एक्सपेल आउट कर पाएंगे, तो जो सिक्रीशन होगा वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे फायरिंग्स की ओर मूव करेगा और कफिंग रिफ्लेक्स के थ्रू वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक्यूमुलेटेड सिक्रीशन होगा वो रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कंजेशंस होता है, वो भी वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसकी चलिए हम बताते हैं कि मेनली कंप्लीट फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म यही है कि मेनली होता क्या है, जब वहाँ पे जब कह सकते हैं थ्रोट या जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, एयर ट्रैक्ट होता है, वो ड्राई हो जाता है, तो वहाँ पे जो म्यूकस होता है वो थिक हो जाएगा और स्टिकी हो जाएगा। अब जब थिक और स्टिकी हो जाएगा तो सीलिया होंगी वो ट्रांसपोर्ट कर नहीं पाएंगी। ठीक है। वो कम इफेक्टिव होंगी क्योंकि प्रॉपर उनका मूवमेंट हो नहीं पाएगा। तो जो वहाँ पे अब जब वहाँ पे पूरा सिक्रीशन क्लियरेंस होगा तो म्यूकस धीरे धीरे वहाँ पे अक्यूमुलेट होने लगेगा। अब जब अक्यूमुलेट होने लगेगा तो कंजेशन हो जाएगा वहाँ पे। अब कंजेशन हो जाएगा तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे हम स्टीम इनहेलेशन लेते हैं। स्टीम इनहेलेशन लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगी वो वहाँ पे ह्यूमिडिफाई हो जाएगी, वहाँ पे म्यूकस होगा वो हाइड्रेट हो जाएगा। अब हाइड्रेट हो जाएगा तो सॉफ्ट हो जाएगा, विस्कोसिटी उसकी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। और वहाँ पे जो म्यूकस का मूवमेंट होगा ईजी हो जाएगा। अब जब मूवमेंट ईजी हो जाएगा म्यूकस का तो जो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस होगा वो सपोर्ट कर पाएंगी, म्यूकस को क्लियर कर पाएंगे, वहाँ पे एक्सपेल आउट कर पाएंगे और वहाँ पे जो सिक्रीशन होगा वो भी ईजीली क्लियर हो पाएगा। ठीक है। और वहाँ पे जो पर्सन है उसको भी वहाँ पे कंजेशन रिड्यूस हो जाएगा, उसको भी वहाँ पे ब्रीथलेसनेस जैसी प्रॉब्लम्स वहाँ पे नहीं होंगी। ठीक है। तो इसीलिए मेनली इसमें क्या होता है, जो म्यूकोसिलरी या फिर कह सकते हैं जो हमारी सीलिया रहती हैं उनको डायरेक्टली एक्टिवेट करने वाली कोई मेडिसिन नहीं होती है। मेनली क्या होती हैं, यहाँ पे हम स्टीम इनहेलेशन करेंगे जिससे क्या होगा, वहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन होगा और वहाँ पे म्यूकस हाइड्रेशन होगा, जिसके थ्रू वहाँ पे एक्सपेल आउट हो जाएगा आसानी से। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में, क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं अगर हम स्टीम इनहेलेशन ले रहे हैं, तो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जिसमें हम स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं। ठीक है। वैसे तो मेनली इसका अगर यूज़ देखा जाए तो सपोर्टिव और सिम्प्टोमेटिक फीचर के रूप में किया जाता है, लेकिन प्राइमरी पर्पज़ इसका क्या रहेगा, जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है उसको ह्यूमिडिफाई करना और वहाँ पे जो थिक सिक्रीशन होता है, जो म्यूकस वहाँ पे अकोमुलेट हो रहा है थिकनेस के कारण, ड्राइनेस के कारण, उसको हाइड्रेट करना। ठीक है। जिससे क्या हो, वहाँ पे टेम्पररी कंफर्ट फील हो सके। तो कौन कौन सी कंडीशन होंगी जिसमें हम इसको स्टीम इनहेलेशन दे सकते हैं। सबसे पहले नेजल कंजेशन, अगर नेजल कंजेशन होगा, नेजल कंजेशन में मेनली जो नेजल पैसेज होता है वहाँ पे जो म्यूकोसल होता है वहाँ पे स्वेलिंग या फिर थिक सिक्रीशन के कारण वहाँ पे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी फील होती है।
तो स्टीम इनहेलेशन से क्या होगा, जो स्टीम इनहेलेशन लेते हैं उसमें क्या रहता है, मॉइस्ट एयर रहती है। तो मॉइस्ट एयर के कारण जो वहाँ पे नेजल म्यूकोसा होगा वो क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिफाई हो जाएगा, जिससे जो थिक सेक्रीशन होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा और उसको एक्सपेल आउट करने में वहाँ पे आसानी रहेगी, ठीक है। और वहाँ पे जो कंजेशन होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो पेशेंट होता है वो उसको टेम्परेली वहाँ पे रिलीफ मिलता है। सेकेंड कंडीशन है कॉमन कोल्ड की। कॉमन कोल्ड में क्या होता है, मेनली जो नेजल कंजेशन होगा, रनिंग नॉइज, नोज, थ्रोट इरिटेशन और थिक सिक्रीशन जैसे सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होते हैं, ठीक है। अब जब हम स्टीम इनहेलेशन लेते हैं तो स्टीम इनहेलेशन से क्या होता है, वहाँ पे जो सिम्टम्स रहेंगे कंजेशन का या फिर थ्रोट इरिटेशन का, ये वहाँ पे टेम्परेली रिड्यूस हो जाते हैं, कह सकते हैं टेम्परेली यहाँ पे सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो क्योंकि वहाँ पे जो हम स्टीम इनहेलेशन ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है, क्योंकि वहाँ पे स्टीम रहती है, वाटर रहता है, तो इसके कारण वहाँ पे जो म्यूकोसल हाइड्रेशन के चांसेस बढ़ेंगे, म्यूकोसल हाइड्रेशन होगा और वहाँ पे जो म्यूकोस हो जाएगा वो भी सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, जिससे वहाँ पे जो कंजेशन होगा वो भी रिड्यूस होगा, वहाँ पे पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो स्टीम होगा वो कॉमन कोल्ड के वायरसेस को किल नहीं करता है, क्योंकि जो मैंने बताया था ये क्या करते हैं, जो सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बैक्टीरिया को किल करने के लिए या वायरस को किल करने के लिए वहाँ पे क्या मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि स्टीम इनहेलेशन से क्या होगा, वहाँ पे जो डिजीज़ होगी, डिजीज़ की जो ड्यूरेशन होगा वो वहाँ पे शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट लेना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राई नोज। ड्राई नोज में क्या रहता है, जो ड्राई इन्वायरमेंट होगा या फिर माउथ ब्रीदिंग या फिर अदर बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो नेजल म्यूकोसा होगा उसको ड्राई हो जाता है उसके कारण, ठीक है। जब ओपन माउथ से वहाँ पे ब्रीदिंग करेंगे तो इसकी वजह से जो नाइजल म्यूकोसा होगा वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, स्टीम इनहेलेशन दिया जाता है। जब स्टीम इनहेलेशन देंगे तो उसकी वजह से जो म्यूकोसा हो गए, नाइजल म्यूकोसा हो गए, वो वहाँ पे हाइड्रेट हो जाएगा। अब जब हाइड्रेट हो जाएगा तो ड्राइनेस रिड्यूस होगी वहाँ पे, और वहाँ पे नेजल कंफर्ट कह सकते हैं इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके अलावा ड्राई थ्रोट की कंडीशन, ड्राई थ्रोट में मेनली होता क्या है, जो स्क्रेची फीलिंग या फिर ड्राइनेस जैसी माइल्ड इरिटेशन हो सकता है, ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, वहाँ पे हम वार्म मॉइस्ट वेपर, जिसको हम स्टीम इनहेलेशन कहते हैं, उसको लेते हैं। उसकी वजह से जो थ्रोट सरफेस होगा वो ह्यूमिडिफाई होगा और वहाँ पे टेम्परेली सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है थिक नेजल सिक्रीशन। क्या होता है, जब नेजल म्यूकोसा थिक और या फिर स्टिकी हो जाएगा तो क्या होता है, उससे बाहर निकालना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो उस कंडीशन में भी क्या करेंगे, स्टीम इनहेलेशन लेंगे। तो स्टीम का जो मॉइस्चर होगा वो क्या करता है, वहाँ पे सिक्रीशंस को हाइड्रेट कर देगा और वहाँ पे सॉफ्ट कर देगा, ठीक है। जिससे अब जब थिक म्यूकस वहाँ पे हाइड्रेट हो जाएगा तो उसको ईजिली वहाँ पे नेजल क्लियरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं वहाँ पे नोज आसानी से वहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी इरिटेशन, तो नोज और थ्रोट की जो म्यूकोसा होता है उसमें भी ड्राइनेस या फिर जो इन्वायरमेंटल इरिटेशन से बर्निंग जैसे सेंसेशन, वहाँ पे फिर बर्निंग हो गया, डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, वहाँ पे कंजेशन जिससे वहाँ पे फील होता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे वार्म ह्यूमिड वेपर लेते हैं, जिसकी वजह से जो म्यूकोसा होगा वो सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड होगा उसको, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रेशन होगा, सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड होगा, जिससे वहाँ पे जो इरिटेशन है वो भी रिड्यूस होगा, ठीक है। और कारण क्या रहता है, ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। म्यूकस वहाँ पे जो रहेगा उसको सीडिंग, जो म्यूकोसल लाइनिंग रहती है उसको सीडिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा और वहाँ पे इरिटेशन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा साइनस कंजेशन में मेनली जो नेजल पैसेज रहता है और उसके जो और कह सकते हैं आसपास का एरिया रहेगा, वहाँ भी थिक सिक्रीशंस और प्रेशर्स कंजेशन के कारण वहाँ पे कम डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो उस कंडीशन में भी अगर हम स्टीम मॉइस्चर देंगे तो ये क्या करेगा, सिक्रीशन को वहाँ पे सॉफ्ट करेगा और जो नासल ड्रेनेज होगा उसको ईजी बनाएगा, ठीक है। तो ये मेनली जो स्टीम रहता है, स्टीम को हम साइनोसाइटिस का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं मान सकते हैं, लेकिन वहाँ पे
क्या करेंगे, एज ए सपोर्टिव थेरेपी हम दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा माइल्ड थ्रोट डिस्कम्फर्ट की बात करते हैं तो माइल्ड थ्रोट डिस्कम्फर्ट में ली क्या होगा, वहाँ पे ड्राइनेस से इरिटेशन या फिर कफिंग के कारण हो सकता है। तो वहाँ भी क्या करेगा, सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, हाइड्रेट करेगा, जिससे वहाँ पे टेम्परेली कम कह सकते हैं कंफर्ट फील हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वार्म मॉइस्चर क्या करेगा, हाइड्रेशन देगा प्लस सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे डिस्कम्फर्ट रिड्यूस होगा और वहाँ पे पेशेंट को रिलीफ मिलेगी। तो मेनली कॉन्सेप्ट यही है, जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए उनका सबसे बड़ा कारण जो स्टीम इनहेलेशन है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये केवल क्या करता है, सिम्टम्स को रिलीफ प्रोवाइड करता है, ना कि डिजीज को क्योर करता है। ठीक है, अगर कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है तो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन साथ में एज ए सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हैं, जिसके कारण वहाँ पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। मेनली क्योंकि स्टीम इनहेलेशन लेंगे तो म्यूकोसा ये क्या करता है, वहाँ पे ह्यूमिड वेपर होने के कारण ये जो म्यूकोसा होगा, म्यूकोसा को ह्यूमिडिफाई करता है, जिसके कारण वहाँ पे जो थिक म्यूकस होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, और वहाँ पे जो सिक्रीशन, जो वहाँ पे म्यूकस या जो वहाँ पे थिक म्यूकस था वो वहाँ पे जब डायलेट होगा तो क्या होगा, सिक्रीशन को वहाँ पे एक्सपेल आउट करने में आसानी होगी। ठीक है, और वहाँ पे जो ड्राइनेस है और जो ड्राइनेस के कारण जो इरिटेशन हो रहा है उसमें टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। ठीक है, और वहाँ पे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट कम फील होगा। लेकिन मैंने बताया कि वायरसेस, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरसेस है या फिर, तो वहाँ पे कोई इसका क्योर नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक या ब्रोंकोडायलेटर अस्थमा की कंडीशन में ना ले तो उसकी वजह से वहाँ पे केवल स्टीम इनहेलेशन से रिलीफ मिलेगा, तो उसके लिए एंटीबायोटिक भी लेना पड़ेगा और अस्थमा की कंडीशन में ब्रोंकोडायलेटर भी लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्राइंडिकेशंस एंड सिचुएशंस रिक्वायर्ड कॉशन। ठीक है, तो मेनली होता क्या है, स्टीम इनहेलेशन शुड बी यूज टू कंटिन्यूसली आर अवॉइडेड व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ इंजरी। मेनली स्टीम इनहेलेशन कह सकते हैं एक सिंपल प्रोसीजर होता है, लेकिन हॉट वाटर और स्टीम का यूज होने के कारण ये इम्प्रॉपर टेक्निक्स मानी जा सकती है। अगर वहाँ पे प्रॉपर टेक्निक्स का यूज नहीं किया गया तो उस कंडीशन में वहाँ पे बर्न या फिर स्कैल्ड इंजरी हो सकती है। तो इसीलिए जब भी स्टीम इनहेलेशन करेंगे, पेशेंट की एज, कॉन्शियसनेस, सेंसेशन और उसकी एबिलिटी कोऑपरेट, कितना वो एबिलिटी उसकी है कोऑपरेट करने की, उसको हम ध्यान में रख के क्या करेंगे, वहाँ पे स्टीम इनहेलेशन देंगे। ठीक है, ठीक, तो वो उसको अगर वहाँ पे कोई रिस्क या इंजरी होती है तो उस कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर कॉशन आर रिक्वायर्ड, आप किस किस कंडीशन में इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कंट्राइंडिकेटेड हो सकता है। सबसे पहले यंग चिल्ड्रन, जो यंग चिल्ड्रन रहते हैं उनमें स्टीम इनहेलेशन के दौरान ये सारी चीज़ें होने के चांसेस रहते हैं। एक्सीडेंटल कह सकते हैं, स्कैल्डिंग के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो चाइल्ड होगा वो क्या करेगा, हॉट वाटर कंटेनर को छू सकता है या फिर अचानक वहाँ पे मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, या फिर स्टीम सोर्स के पास जा सकता है, तो बहुत सारे कारण रहते हैं। तो इस कारण से क्या करेंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें प्रोसीजर को प्रॉपरली कह सकते हैं अंडरस्टैंड या फिर जो कोऑपरेट नहीं कर पाएगा, इस कारण से उसको वहाँ पे ट्रेडिशनल हॉट वाटर स्टीम इनहेलेशन को अवॉइड करेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेनली होता क्या है, एक्सीडेंटली कांटेक्ट में अगर आ गया तो वहाँ पे बर्न या स्कैल्ड की इंजरी हो सकती है। सेकंड है अनकॉन्शियस पेशेंट। जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट में क्योंकि वो उनकी पोजीशन या ब्रीदिंग को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट में हम क्या करेंगे, हार्ट स्टीम वहाँ पे अगर मान लिया हम स्टीम इनहेलेशन दे रहे हैं तो हार्ट स्टीम से उनको बर्न हो सकता है, एयरवे प्रोटेक्शन वहाँ पे इम्पेयर्ड हो सकता है, एस्पिरेशन का रिस्क रहेगा क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो वहाँ पे एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेशेंट डिस्कम्फर्ट या एक्सेसिव हीट को भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता है क्योंकि पहले से ही अनकॉन्शियस है। तो अनकॉन्शियस पेशेंट में वहाँ पे रूटीन जो स्टीम इनहेलेशन होगा उसको क्या करेंगे, वो कह सकते हैं अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि वो कह सकते हैं कोऑपरेट नहीं कर पाएगा
और इम्पेयर्ड एयरवे प्रोटेक्शन होगा, जिसलिए इसी कारण से वहाँ पे जो स्टीम इनहेलेशन है उसमें अनसेफ रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट्स विद इम्पेयर्ड सेंसेशन। कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनमें टेम्परेचर या पेन सेंसेशन रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, रिड्यूस होता है या फिर होता ही नहीं। तो ऐसे पर्सन में क्या होगा, अगर स्टीम या फिर बहुत ज़्यादा हार्ट होने पर भी क्या होगा, उनको सेंसेशन फील नहीं होगा। अब जब सेंसेशन ही नहीं पता चलेगा उनको, तो क्या होगा, पता लगेगा एक्सपोजर ज़्यादा हो गया, जिसके कारण उनको बर्न का रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो इम्पेयर्ड सेंसेशन वाले पेशेंट होंगे वहाँ पे ये कंट्राइंडिकेटेड हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट अनेबल टू कोऑपरेट। तो ऐसे पेशेंट जो कि कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टीम इनहेलेशन के दौरान क्या होगा, पेशेंट को प्रॉपर वहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, जो स्टीम सोर्स होगा उसको सेफली हैंडल करना होता है। एक्सेसिव हार्ट हो जाए, ठीक, बहुत ज़्यादा हीट होने पे क्या होगा, वहाँ पे प्रोसीजर को वहाँ पे रोकना रहता है। ठीक है, तो अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर सकता है तो क्या वहाँ पे एक्सीडेंटल इंजरी का रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, पुअर अगर कॉपरेशन है तो उसकी वजह से वहाँ पे इम्प्रॉपर पोजीशनिंग हो सकती है और वहाँ पे इंजरी का रिस्क बढ़ जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या करना चाहिए, स्टीम इनहेलेशन अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट हु डेवलप रोजिंग ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी विद ह्यूमिड एयर। तो ऐसे पेशेंट जिनमें कह सकते हैं जो ह्यूमिड एयर रहती है या मॉइस्ट एयर रहती है, वो वहाँ पे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो हर पेशेंट में क्या होता है, ह्यूमिड एयर वहाँ पे इक्वली टॉलरेट नहीं कर पाता है। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे रहते हैं जिनमें जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है वो ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट या फिर एयरवे सिम्टम्स को बढ़ा सकता है। तो अगर हम स्टीम इनहेलेशन के दौरान ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, पेशेंट को वीजिंग बढ़ रहा है, चेस्ट टाइटनेस बढ़ रही है या फिर सीवियर कफ डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे हम प्रोसीजर को इमीडिएटली स्टॉप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, पेशेंट को वहाँ पे स्टीम इनहेलेशन से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है। ठीक है, तो इसी कारण से ऐसे पेशेंट में हमको फोर्सफुली कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे पेशेंट को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल्स विद हाई रिस्क ऑफ एक्सीडेंट बर्न्स। तो कुछ इंडिविजुअल्स में क्या रहता है, हार्ट वाटर या फिर जो स्टीम इनहेलेशन रहेगा, इससे एक्सीडेंट कांटेक्ट का रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, कुछ मतलब ऐसे पेशेंट मैंने जैसे अभी ऊपर बताए जिनके अंदर पेशेंट में सेंसेशन रिड्यूस होने, प्रॉपर सेंसेशन नहीं है। ठीक है, और वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कंजेनिटिव इम्पेयरमेंट है और वो पेशेंट को कर सकते हैं, जो इक्विपमेंट्स होंगे इक्विपमेंट्स को हैंडल करने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे पेशेंट में वहाँ पे स्कैल्ड इंजरी का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, वहाँ पे सेफ ह्यूमिडिफिकेशन मेथड या फिर सुपरविज्ड अल्टरनेटिव को कर सकते हैं, कंसिडर्ड किए जा सकते हैं। तो उस कंडीशन में वहाँ पे हम का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने बताए यहाँ पे क्या रहेगा, ये कंट्राइंडिकेटेड रहेंगे। इसके अलावा वेरी हार्ड स्टीम शुड नेवर बी यूज्ड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सेफ्टी प्रिंसिपल यही है कि जो स्टीम इनहेलेशन होगा उसका थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स तो है, ठीक है, बट वहाँ पे जितना ज़्यादा वहाँ पे हार्ट होगा, ठीक है, वो उतना ही जितना ज़्यादा वो हार्ट होगा वो वहाँ पे उतना ज़्यादा हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना ज़्यादा हार्ट होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा स्टीम हार्ट होगी तो क्या होगा, जो नोजल थ्रोट है उसकी जो नेज़ल कैविटी हो गई या फिर जो थ्रोट हो गया, वहाँ पे म्यूकोसा को इरिटेट कर सकता है, वहाँ पे थर्मल इंजरी हो सकती है, वहाँ की स्किन और जो एयर वे रहेगा वहाँ पे बर्न की कंडीशन डेवलप हो सकती है। मोस्ट ऑफ केसेस में जो चिल्ड्रंस रहते हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस में सबसे ज़्यादा स्कैल्ड इंजरी का रिस्क रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पे मेनली एक ही प्रिंसिपल है कि वहाँ पे कंफर्टेबल वार्म जितना पेशेंट टॉलरेट कर सके, ठीक है, उतना हम वहाँ पे वार्म प्लस मॉइस्ट वेपर लेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा उसका थेरेप्यूटिक ह्यूमिडिफिकेशन हो सके, ना कि वहाँ पे बर्न की कंडीशन डेवलप हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। अब इसमें कौन कौन से स्टीम इनहेलेशन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स का रिक्वायर्ड रहती है, जिससे उसका सिलेक्शन करें। ऐसे इक्विपमेंट का सिलेक्शन करें जिससे पेशेंट सेफ्टी हो गया, कंट्रोल स्टीम डिलीवरी और हाइजीन्स को मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो इन सबको ध्यान में रख के वहाँ पे इक्विपमेंट का सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। बेसिक इक्विपमेंट सिंपल होगा, लेकिन जो हार्ट वाटर हैंडलिंग होगा उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की रिक्वायरमेंट होती है। अब कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, तो सबसे पहले स्टीम इनहेलेशन डिवाइस, हर वेपराइजर। तो स्टीम इनहेलेशन का सबसे मेन इक्विपमेंट अगर देखा जाए तो क्या रहता है, स्टीम इनहेलेशन डिवाइस रहती है। इसमें मेनली वाटर को हीट करके वहाँ पे वार्म वाटर वेपर को प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका एडवांटेज यही है कि जो स्टीम है, स्टीम को रिलेटिवली कंट्रोल्ड तरीके से हम क्या करें, डिलीवर किए कर सकें। तो वाटर को क्या करेंगे, हीट करेंगे, जिससे वेपर निकलेगा या फिर स्टीम निकलेगी और कंट्रोल्ड वहाँ पे इनहेलेशन कर सके। तो एक अप्रोप्रिएट कमर्शियल डिवाइस में कह सकते हैं हम स्टीम सोर्स जनरली ज़्यादा स्टेबल और वहाँ पे प्रेडिक्टेबल होगा, ठीक। सेकेंड रहता है क्लीन वाटर। तो स्टीम प्रोडक्शन के लिए वहाँ पे क्लीन वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि क्लीन वाटर का यूज करेंगे तो क्या होगा, डिवाइस वहाँ पे कंटेमिनेशन को रिड्यूस करने में मदद करेगा, ठीक है। और इसके अलावा अननेसेसरी इम्प्योरिटीज से भी वहाँ पे बचेंगे, बेटर हाइजीन्स मेंटेन रखिएगा। तो डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू वहाँ पे रिकमेंडेड वाटर टाइप और वहाँ पे क्लीन इंस्ट्रक्शन जो होंगे उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टावेल, ठीक है। तो टावेल भी जो हम प्रोसीजर के दौरान यूज कर रहे हैं वो भी कैसे कंफर्ट और कह सकते हैं मॉइस्चर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर वहाँ पे अप्रोप्रिएट स्टीम डिवाइस के साथ जो टावेल होंगे उनको यूज़ किया जाएगा तो प्रॉपर पेशेंट को वहाँ पे कंफर्टेबल फील होगा। लेकिन टावेल को इसी तरह से टाइटली कवर करके नहीं रखना चाहिए कि एक्सेसिव हीट या फिर जो ब्रीदिंग हो उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट फील हो, ठीक है। इसके अलावा कंफर्टेबल चेयर, तो कंफर्टेबल चेयर भी जो स्टीम इनहेलेशन के दौरान वहाँ पे एक सिटिंग चेयर भी होती है। तो कंफर्टेबल चेयर का मतलब है पेशेंट को वहाँ पे स्टेबल पोस्चर दे सके। इसके अलावा एक्सीडेंटल मूवमेंट को वहाँ पे रिड्यूस कर सके, डिजीनेस होने पर फाल का रिस्क वहाँ पे भी क्या हो जाए, कम हो, ठीक है। और वहाँ पे जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर के दौरान वहाँ पे पेशेंट को रिलैक्स होने में आसानी रहे। तो मतलब पेशेंट को वहाँ पे कंफर्टेबल फील होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्लीन कंटेनर व्हेन अप्रोप्रिएट स्टीम डिवाइस इज यूज्ड। तो इसके अलावा जब हम अप्रोप्रिएट वहाँ पे स्टीम डिवाइस के साथ कंटेनर होता है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम वहाँ पे क्लीन हीट सेफ कंटेनर का यूज करते हैं, ठीक है। तो कंटेनर का पर्पज़ यही रहता है कि जो वाटर हो उसको सेफली होल्ड कर सके, ठीक है। और वहाँ पे जो डिवाइस रहेगी, डिवाइस के प्रेस्क्राइब्ड मेथड के अनुसार वहाँ पे स्टीम जनरेशन को सपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो वहाँ पे मेनली जो क्लीन है अप्रोप्रिएट कंटेनर होगा, जिससे क्या होगा वहाँ पे हाइजीन और सेफ्टी हैंडलिंग की कंडीशन हो सकेगी, ठीक है। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स देखो दिए गए, स्टीम इनहेलर हो गया और लार्ज बाउल हो गया, हॉट वाटर, बॉइल्ड वाटर हो गया, टावल, चेयर, टेबल, ये सारे और टाइमर और क्लॉक भी रहता। नेक्स्ट है अ कमर्शियल स्टीम इनहेलर इज प्रेफरेबल टू लीनिंग ओवर अ बाउल ऑफ बॉइलिंग वाटर बिकॉज इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल बर्न एंड स्पिलिंग ऑफ हॉट वाटर। तो मेनली कमर्शियल जो स्टीम इनहेलर होगा इसको इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि वहाँ पे जी बॉइलिंग वाटर को मेनली जो कह सकते हैं कमर्शियल डिजाइन स्टीम जो रहेगा वो क्या करेगा, बॉइलिंग वाटर के ऊपर वहाँ पे झुकने की तुलना में ज़्यादा सेफ ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जो बॉइलिंग वाटर होगा वो बाउल मेथड में
वहाँ पे जो बाउल होगा, बाउल में जो बॉइलिंग वाटर होगा वो एक्सीडेंटली मूवमेंट या स्पिलिंग नहीं होगी वहाँ पे, हॉट वाटर कांटेक्ट में रहेगा, तो स्कैल्ड या बर्न का रिस्क वहाँ भी बढ़ जाता है। इसी कारण से जो चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रन में ये रिस्क सिग्निफिकेंट हो सकता। अगर कमर्शियल डिवाइस लेंगे तो क्या रहता है, कंटेनर रहता है, कंट्रोल्ड स्टीम सोर्स होता है, इनक्लोज्ड रहता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट हार्ट का कांटेक्ट में, हॉट वाटर के कांटेक्ट में कह सकते हैं कम आएगा, और वहाँ पे रिस्क भी रिड्यूस होगा, और वहाँ पे सेफ्टी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन जो कमर्शियल डिवाइस होता है उसमें भी वो रिस्क फ्री नहीं होता, लेकिन हाँ ये चांसेज वहाँ पे कम रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे क्या करेंगे हम, वहाँ पे जो बॉइलिंग वाटर होता है, जो ओपन बाउल होगा, उस पर झुककर स्टीम लेना प्रेफर्ड मेथड नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेज ज़्यादा रहते हैं, और वहाँ पे स्कैल्ड इंजरी होने का भी रिस्क ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो कंट्रोल्ड स्टीम डिलीवरी ज़्यादा प्रेफर करते हैं डायरेक्ट एक्सपोजर लेने से। जो ओपन बाउल होता है उसकी अपेक्षा हम वहाँ पे ज़्यादा उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, उसके बाद प्रोसीजर के बारे में। ओके क्लास, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।